डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र अर्थात नागरिक शास्त्र भाग के दूसरे अध्याय संघवाद का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज इस चैप्टर का हमारा अंतिम भाग है। जिसमें हम लोग कल इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाले राज्य, उसके बाद 8वीं अनुसूची में स्थित भाषाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं हैं, हम लोग इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो चलती कैसे है। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है निम्नलिखित पैटर्न पर चलती है। देखिए, एक तो पहले भाषाई राज्य, फिर भाषाई नीति और उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, इन 3 नीतियों पर चलती है। ये आपको लिखना नहीं है, आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। बस एक बार ये देखेंगे आप लोग कि भाषाई राज्य, तो भाषाई राज्य की जब बात हुई तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। मतलब हुआ क्या यहाँ पे कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो सभी रियासतों को भारत में शामिल कर दिया गया, परंतु इनकी भाषाएं और इनकी संस्कृत कल्चर आदि अलग अलग थे। इनमें भाषा एक बड़ा रोड़ा बनती थी। अब जैसे मान लीजिए एक राज्य बनाया गया है, एक राज्य में कई भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो ये लोग एक दूसरे की भाषा को समझते नहीं थे, इसलिए इनके बीच हमेशा झगड़ा झंझट हिंसा आदि होती रहती थी। तो कुछ जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा कि इन राज्यों को ऐसे अलग कर दिया जाए कि जो एक जैसी भाषा बोल रहे हों उनको एक राज्य में कर दिया जाए, जो अलग प्रकार की भाषा बोल रहे हैं उनको दूसरे राज्य में कर दिया जाए। ठीक है। इसी को कहा गया भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन। तो सर्वप्रथम जो हमारे भारत की सरकार थी उसने ऐसा करने से मना कर दिया। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा करने से उसने मना कर दिया। परंतु जरा आप देखिए यहाँ पे इस बात को, तो देखिए आप यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का एक जयपुर अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त की थी जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इस समिति का नाम था JVP समिति। ठीक है। तो कौन कौन थे इसमें? जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी से हो गया वल्लभ भाई पटेल और आपका पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि JVP समिति किस लिए बनी थी। तो JVP समिति राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनी हुई थी। किसके? राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनी हुई थी। या आप क्या निर्णय लेते हैं, आप क्या मशवरा देते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है। तो JVP समिति राज्यों के पुनर्गठन पर आधारित थी और उसी को लेकर बनी हुई थी, जिसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। तो ये लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इनका मानना था कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे तो हमारे देश में जो है क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करिए। ठीक है। परंतु आप जानते हैं कि एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामुलु, ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे तेलुगु बोलने वाले व्यक्ति हैं अर्थात भाई बहन हैं, उनको एक अलग राज्य का दर्जा दीजिए, और इसको लेकर ये आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो सरकार ने सोचा कि हो गया, कुछ दिन के लिए बैठे हुए हैं, सीधा उठ जाएंगे कुछ दिन के बाद। लेकिन ये सीधा उठे नहीं, एकदम उठ गए। ध्यान दीजिएगा, मर गए ये 16 दिसंबर 1952 को। उसके बाद भारत सरकार को एक झटका लगा, ये व्यक्ति आमरण अनशन किया और मर गया। इसलिए जो तेलुगु भाषी लोग थे, याद रखिएगा,
उनको एक साथ मिलाकर सबसे पहला भाषाई राज्य बन गया आंध्र। क्या? आंध्र, जिसे बाद में कहा गया आंध्र प्रदेश, जिसे बाद में कहा गया आंध्र प्रदेश। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आप इस पॉइंट को नोट करिए। अभी तक आपको कुछ नहीं नोट करना था, मैं जो जो बोलूँगा बस आप उसी को नोट करिएगा। तो आप इस बात को नोट करिए कि भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य, पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंसर लिखिएगा अपना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कोष्ठक में लिख दीजिएगा 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, उसके नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिख लीजिएगा, JVP समिति, JVP समिति, JVP समिति। हो गया। उसके डैश देके उसके अंदर लिखिएगा, डैश देके राज्यों के पुनर्गठन पर आधारित थी, राज्यों के पुनर्गठन पर आधारित थी। इसके सदस्य, इसके सदस्य, इनके नाम लिख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, तो इनके नाम लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका भाषाई आधार पर। तो भाषाई आधार पर हमारा सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ? आंध्र प्रदेश। तो देखिए, बात ये उठी कि जैसे ही एक लोग को भाषाई आधार पर राज्य बना के दे दिया गया, बाकी लोग हल्ला करने लगे कि अब हमारा बनाओ, हमारा भी बनाओ, हमारा भी बनाओ। तो इससे थोड़ा सा रोष बढ़ने लगा लोगों में। तो भारत सरकार ने क्या किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम नवंबर 1956 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। तो इसके आधार पर ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आप इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर, 1956 के आधार पर संपूर्ण भारत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, और ये जो राज्य थे ये भाषाई आधार पर बनाए गए थे। ठीक, तो इतना बात आपको इसमें याद करनी है और कुछ आपको नहीं याद रखना है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आपने यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यह देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा भी हुआ, यह प्रथम बार 1956 में प्रभावी हुआ था। प्रथम बार 1956 में प्रभावी हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो वही कब? नवंबर 1956 में, जब राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, याद रखिएगा, जिसके आधार पर, भाषा के आधार पर किया गया था। और कुछ राज्यों का जो गठन था वो भाषा के आधार पर न करके उनकी संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर भी किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये प्रकार से हमारा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य भाषा के आधार पर नहीं बने थे, तो लिख लीजिएगा, भाषा के आधार पर नहीं बनने वाले राज्य, भाषा के आधार पर नहीं बनने वाले राज्य, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड आदि, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड आदि। ये लोग का जो निर्माण था इनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ से आपको एक पॉइंट देखना चाहिए, इंडिकेट पॉइंट सबसे पहले आप लिखिएगा, हमारे संविधान में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे संविधान में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है तो आप कहेंगे कोई नहीं। ठीक है, आपसे पूछा जाए हमारी राजभाषा क्या है, राजभाषा, ध्यान दीजिएगा, तो राजभाषा है, राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो लिखेंगे आप लोग, हमारे संविधान में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। उसके बाद नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखिएगा, हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है। हो गया।
उसका नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे, भारत में कुल 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारत में कुल 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। हो गया। चलिए एक इंडिकेट पॉइंट और लिखिएगा नीचे। इंडिकेट पॉइंट लिखते जाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे बहुविकल्पी दृष्टि से। लिखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें हिंदी भी शामिल है, जिसमें हिंदी भी शामिल है, परंतु अंग्रेजी शामिल नहीं है, परंतु अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये बात को गांठ बांध लीजिए आप, परंतु अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, तो 22 भाषाएं जो हैं उसमें यहाँ पे देख रहे हो, कहेंगे आप 21 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए हिंदी के अतिरिक्त 21 हैं, मतलब हिंदी के साथ साथ 21 भाषाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिखिएगा, एक और इंडिकेट पॉइंट, संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। हो गया। परंतु देखिए, ये लिखिए, परंतु पहला नंबर लिखिएगा नीचे, पहला नंबर 21वां संशोधन, 21वां संशोधन, 21वां संशोधन 1967 से, 21वां संशोधन 1967 से सिंधी को जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए, याद रखिएगा। 21वां संशोधन 1967 से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। हो गया। उसका नीचे दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर 71वां संशोधन 1992 से, 71वां संशोधन 1992 से, 92 से। हो गया। 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। इसका आप कोड लिख सकते हैं, कोड नमक, कोड लिख लीजिएगा नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, या एक मनेको भी कह सकते हैं, मनेको, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। तो ये आपका हो गया 1992 में। फिर लिखिएगा, उसका लिखिएगा तीसरा नंबर 92वां संशोधन 2003 में, 92वां संशोधन 2003 में, 92वां संशोधन 2003 में 4 भाषाएं लिखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली जोड़ी गई। तो इस प्रकार देखिए 14 प्रारंभ में थी, उसके बाद ये 67 में जब जुड़ी तो सिंधी 15 हो गई, उसके बाद ये 16, 17, 18, फिर ये 19, 20, 21 और 22। इस प्रकार अब तक कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। हो जाएगा, ये याद रखिएगा।
चलिए, उसके बाद एक और लिखिएगा इंडिकेट पॉइंट। भारत में कुल 114 प्रमुख भाषाएं हैं। भारत में कुल 114 प्रमुख भाषाएं हैं। हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया किसके बारे में, 8वीं अनुसूची में स्थित भाषाओं के बारे में। हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये भाषाएं दी गई हैं, कौन कौन सी हैं, साफ साफ आप देख भी रहे होंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं और कितने लोग बोलते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस लाइन में है, 11 इस लाइन में, 22 हो जाएंगी। इसमें देखिए हिंदी है, कहीं भी आपको अंग्रेजी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आप याद कर लीजिएगा कि 22वीं क्या बोलते हैं अनुसूचित भाषा में अंग्रेजी शामिल है कि नहीं, तो आपका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, याद रखिए। संस्कृत हमारा देखिए इसमें शामिल है, संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों शामिल है। इनके बोलने वालों का अनुपात नगण्य है। आप लोग जरा आज से अंग्रेजी की जगह संस्कृत बोलना शुरू करिए। ठीक है, चलिए, तो आइए अब आज की लास्ट हेडिंग और इस चैप्टर की भी लास्ट हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। क्या है इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहले तो आप विकेंद्रीकरण हेडिंग डाल के इसकी परिभाषा लिख लीजिए। विकेंद्रीकरण हेडिंग डालिए और उसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो बोलूँ मैं, लिखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है। हो गया, वह प्रक्रिया है जिसके तहत हो गया कुछ शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं। हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इतना आपने लिख लिया, स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं। ठीक हो गया आपका। तो ये आपका हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण। आपसे पूछा जाए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता है, तो आप लिखेंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रमुख कारण, सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रमुख कारण हो गया अनेक मुद्दों और समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाना है, स्थानीय स्तर पर ही सुलझाना है। हो गया ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब देखिए, भारत में स्थानीय सरकार की बात की गई है। तो भारत में तीसरे स्तर की सरकार को लोकल गवर्नमेंट अर्थात स्थानीय सरकार कहा जाता है। चूँकि आपको मालूम है कि संघवाद में 2 स्तर की सरकारें प्रमुख रूप से होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। परंतु भारत जैसे बड़े देश में केंद्र और राज्य सरकार से हर जगह की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, इसीलिए भारत में एक तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार की परिकल्पना की गई थी। किसकी परिकल्पना की गई थी जी? स्थानीय सरकार की परिकल्पना की गई थी। तो लिखिएगा इसमें नीचे, स्थानीय सरकार के अंतर्गत 2 प्रकार की सरकारें आती हैं। स्थानीय सरकार के अंतर्गत 2 प्रकार की सरकारें आती हैं, ग्राम पंचायत और दूसरा नगर पंचायत अर्थात नगर पालिका। ग्राम पंचायत और दूसरा नगर पालिका, या इसी को आप नगर निगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर निगम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये शहरों में बनती है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में बनती है। इन्हें देखिए, प्रारंभ में शुरू से ही ये बनाई गई थी, याद रखिएगा, शुरू से ही बनाई गई थी, परंतु इन्हें संवैधानिक दर्जा 1992 में, कब? 1992 में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। इसको मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इनके बारे में हुआ क्या कि ये जो हमारी ग्राम पंचायतें थी और नगर पंचायतें थी, नगर पालिका जो थी, नगर पालिका, ये पहले से ही बनाई गई थी।
पहले से ही बनाई गई थी, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तभी से, परंतु इनको पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंडर में रख दिया गया था। किसके अंडर में रखा गया था? राज्य सरकार के अंडर में रखा गया था, याद रखिएगा। और क्या किया गया था? और इसमें सीधा सीधा राज्य सरकार जब चाहती तो इनको चुनाव कराती थी, मन करता तो नहीं कराती थी, जब मन करता इनको भंग कर देती थी, याद रखिएगा। अर्थात इनको बहुत ज़्यादा कोई अधिकार नहीं देती थी। परंतु इसमें मील का पत्थर साबित हुआ 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। 1992 में हुआ था और वह 1993 में लागू हुआ था। उसके बाद इनको क्या किया गया? एक शक्ति दे दी गई। क्या शक्ति दे दी गई? कि इनके चुनाव हर 5 साल में कराए जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 में स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके कई प्रावधान थे। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, इनके प्रावधान लिख लीजिए। लिखिए, 1992 में स्थानीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान हो गया। तो पहला लिख लीजिए, पहला, स्थानीय शासन निकायों के चुनाव, स्थानीय शासन निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराने को संवैधानिक बाध्यता कर दी गई। नियमित रूप से कराने की संवैधानिक बाध्यता कर दी गई। हो गया। चलिए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, इनके चुनाव के लिए एक स्वतंत्र संस्था राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य चुनाव आयोग का कार्य क्या है? कार्य क्या है? स्थानीय शासन का चुनाव संपन्न कराना। किसको संपन्न कराना जी? स्थानीय शासन का चुनाव संपन्न कराना। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। चलिए, उसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट बोले, स्थानीय स्वशासन निकायों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों हो गया, के लिए सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, कहने का मतलब, अगर हमारे पास टोटल 100 सीटें हैं तो 100 में से कुछ सीटें इनके लिए फिक्स कर दी गई कि वहाँ पे यही लोग लड़ेंगे। आप अपने यहाँ चुनाव जब होता होगा ग्राम पंचायत का, तो खुद देखते होंगे कि किसी साल आपकी SC/ST सीट आती है तो उस साल वहाँ उस गांव से कोई SC/ST ही खड़ा होता है। किसी साल OBC आता है तो उस साल का OBC खड़ा होता है। परंतु जब जनरल आता है तो जनरल में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, महिलाओं के लिए भी 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए भी 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। मतलब अगर टोटल 100 सीट है तो 100 में से 33 सीटों पर महिलाएं जरूर रहेंगी। 100 में से 33 सीटों पर महिलाएं जरूर रहेंगी। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद लिखिएगा, स्थानीय निकायों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार कराने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार कराने का प्रावधान किया गया। हो गया ना? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, हो गया। तो ये आपका हो गया 1992 का संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों के लिए प्रमुख प्रावधान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय निकायों के लिए प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, बताइए आप। तो क्या क्या है मैंने आपको लिखवा दिया, 5 पॉइंट हो गए हैं। आप इसी को जाके अपनी कॉपी में छाप दीजिएगा। हो गया ना? याद रखिए। फिर यहाँ पे एक पंचायती राज व्यवस्था का बताया गया है, वही जो गांव के लिए है। तो गांव के लिए जो शासन व्यवस्था बनाई गई उसे पंचायती राज कहा गया। पंचायती राज कहा गया, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे कैसे कैसे बनाया गया था। सबसे पहले आपका बनाया गया ग्राम पंचायत। क्या बनाया गया? ग्राम पंचायत। ठीक है। उसके बाद आपको बना एक पंचायत समिति, पंचायत समिति। उसके बाद आपका बना ग्राम सभा। क्या बना? ग्राम सभा। तो सबसे पहले जो ग्राम पंचायत होती थी, ग्राम पंचायत याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। अर्थात हमारी जो ग्राम पंचायत है उसका जो अध्यक्ष है उस गांव का प्रधान होता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद ये जो प्रधान जी होते हैं, कई वार्ड से लोग चुने जाते हैं ना, उन वार्डों में कौन होते हैं? उन वार्डों में छोटे छोटे व्यक्ति, जिन्हें आप लोग बीडीसी कहते हैं, बीडीसी, इन्हें पंच भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है, पंच, याद रखिएगा। तो इन पंचों को, जो पंचों से क्या बोलते हैं, पंचों से मिलकर ही कौन बनते हैं? प्रधान। मतलब छोटे छोटे पंच के वार्ड मिलते हैं तो वो प्रधान का एरिया बन जाता है। उसके बाद कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है, पंचायत समिति बनती है, जिसे आप लोग जिला पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला पंचायत। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सा हो गया? देखिए, सबसे पहले आपका हो गया ग्राम पंचायत। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका हो गया ग्राम पंचायत। क्या हो गया? ग्राम पंचायत हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो गया आपका। फिर ग्राम पंचायत के बाद आपका क्या बना? एक मिनट, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत से ऊपर आपका पंच हो गया, पंच। पंच से बना ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से आपका बना जिला पंचायत। क्या बन गया? जिला पंचायत हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो पंच, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। तो पंच जो आपका होता है वही बीडीसी लोग होते हैं, ग्राम पंचायत प्रधान जी लोग होते हैं, और जिला पंचायत अर्थात पंचायत समिति जो होती है वो वही होते हैं, जिला पंचायत होते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? पंचायत के सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्य करते हैं। ठीक है, मतलब जो जिला पंचायत अर्थात वो जो ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, उसके यही लोग पंचायत सदस्य लोग चुनाव करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप एक बात लिख लीजिएगा, इंडिकेट पॉइंट। ये आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये तीनों स्तर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, इतना ही बहुत है आपका। उसके बाद आप लिखिएगा कि ग्राम पंचायतों की जो बैठक है, ग्राम पंचायतों की बैठक है, साल में कम से कम 2 या 3 बार होनी चाहिए। साल में कम से कम 2 या 3 बार होनी चाहिए। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर जो आपकी पंचायत समिति बनी, पंचायत समिति, इन पंचायत समितियों को मिलाकर भी एक जिला परिषद बनाई गई है। इसका मतलब एक जिले की, याद रखिएगा, एक जिले की जितनी भी पंचायत समितियाँ होती हैं उसको मिलाकर जिला परिषद बनता है। और जिला परिषद के अधिकतर सदस्यों का चुनाव होता है। कौन कौन होते हैं जी? देखिए, इसमें जिला परिषद में उस जिले के चुने गए लोकसभा और विधानसभा के सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का प्रधान जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ खास नहीं है, बस यही आप लिख लीजिएगा कि पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बनती है। तो अब आपका एक प्रकार से हो गया, देखिए, पंच, पंच के बाद आपका क्या हो गया? पंचायत, ग्राम पंचायत, पंच के बाद आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद आपका हो गया पंचायत समिति, पंचायत समिति, और पंचायत समिति के बाद आपका हो गया जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है ना, ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा आप। चलिए, तो अब आगे आ जाइए, नगर पंचायत आ गया आपका, नगर पालिका या नगर निगम। तो शहर में जो स्थानीय स्वशासन होता है, देखिए, ग्राम में जो है, ग्राम में उसे आपका पंचायती राज कहा जाता है। गांव में जो है उसको क्या बोलते हैं? पंचायती राज बोलते हैं। ठीक है, और जो शहर में है उसको नगर पालिका या नगर निगम बोलते हैं। तो वही लिखिएगा, स्थानीय स्वशासन के 2 हिस्से हैं, पहला पंचायती राज और दूसरा नगर पालिका या नगर निगम। तो पंचायती राज आपका गाँवों में रहता है, और जबकि शहरों में आपका क्या रहता है? नगर पालिका या नगर निगम रहता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नगर पालिका और नगर निगम दोनों स्तर के कामकाज जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं।
यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, नगर निगम के चुने गए प्रतिनिधि को मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। एक बात यहाँ पर एक लिख लीजिए, भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायत हैं और भारत में कुल कितनी नगर पालिका हैं, ये सबसे पहला चीज़ लिखना चाहिए आपको। तो लिख लीजिए इस बात को। फिर आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। कल कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर रहेंगे और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, भारत में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं वो हैं 2,39,000। 2,39,000, याद रखिएगा, 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और कुल पंचायत कितनी है, पंचायत मतलब जितना पंचायती राज में मिला के होता है। कौन कौन सा आपका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया। जो आपने तीनों को देखा ऊपर, क्या क्या देखा आपने ऊपर, तीनों को देखा आपने। ग्राम पंचायत था, फिर आपका बना पंचायत समिति, और फिर आपका बना पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, और फिर आपका जिला पंचायत या जिला परिषद आपका बना हुआ था, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कुल कितनी है, 2,51,000। तो कुल पंचायत लिख लीजिएगा 2,51,000। कुल पंचायत 2,51,000, 2,51,000 इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और ग्राम पंचायत की बात करेगा तो 2,39,000, ये दक्षिणा देने के बराबर है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब देखिए आगे चलते चलते भारत में कुल नगर निगमों की भी संख्या लिख लीजिए। भारत में कुल नगर निगम है 247। 247 नगर निगम है भारत में, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हमारा चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करेंगे और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले दिन से हम लोग अगला अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।